हे गाइस, माहौल जबरदस्त। सीए इंटरमीडिएट, सीएस इंटरमीडिएट और सीए में इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए खास बात, शानदार आपके लिए चैप्टर वाइज इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। और हाँ, जिस तरह से सीए फाइनल के हर चैप्टर के हमने इनडायरेक्ट टैक्स में रिवीजन लेक्चर दिए हुए यूट्यूब पे, सेम वे आपकी डिमांड पे स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों के लिए ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और हाँ, ये फास्ट एकदम स्पीड वाले रिवीजन लेक्चर्स है जो आपको हेल्प करेगा पूरे सब्जेक्ट पे ग्रिप लाने के लिए। और ड्यूरिंग रिवीजन आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए और याद हो जाए, समझ में आ जाए, क्लियर, और यहां सारे लिंकिंग हो जाए। प्लस एग्जाम डे जो 1.5 डे आपको मिलता है जब सिलेबस बहुत सारा होता है रिवाइज करने के लिए, ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। और आपने भले ही इंडायरेक्ट टैक्स की कोचिंग मेरे से पढ़ी नहीं पढ़ी, उससे कोई कंसर्न नहीं है। एवरीबडी हु इज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, एवरीबडी जो पढ़ रहा है इंडायरेक्ट टैक्स, एवरीबडी जो इंडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ रहा है, वो ये लेक्चर्स देख सकता है, आराम से समझ में आएंगी। दीज आर मेड फॉर एवरीबडी, ओके। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, उन सबको रिवीजन लेक्चर बताइए और सबकी हेल्प करिए। तो हाँ, अगर इन लेक्चर्स को आपने 2-3 बार देख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। पर हाँ, इन लेक्चर को देखने के लिए आपको फुल ऑफ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये फुल स्पीड में माहौल के साथ फास्ट रिवीजन लेक्चर्स है, क्योंकि ये रिवीजन है बच्चों, क्लियर। लास्ट डे इतना वक्त नहीं होता है कि आप 15-20 घंटों के लेक्चर देख ले, क्लियर। इसलिए जितना फास्ट होगा उतना आपके लिए सर हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए जीएसटी हर एक पॉइंट को कवर करने के लिए इन अ फास्ट फॉरवर्ड मैनर। शुरू करते हैं हम, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, सबसे पहली बात, सर जीएसटी लेवी कहां से हुआ? अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। सर चैप्टर 1 में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी कैसे आया, कब आया, 1 जुलाई 17 से आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस दे रखे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी से। सबसे पहला, कोई भी टैक्स चार्ज होने से पहले ऑथोरिटी ऑफ लॉ रिक्वायर्ड है, वो जो आती है चार्जिंग सेक्शन से, सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ये कहता है सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट, सरकार आपको पता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है। सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ने लिखा है सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेवड़ो, दारू पर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर स्टेट एक्साइज और स्टेट गवर्नमेंट का वेट टैक्स लगता है। पहले भी ये लगता था, एंड स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू, इसलिए उसको जीएसटी में लेके नहीं आए और पियो दबा के केवल पानी। ओके सर, पॉइंट मेरा आपसे ये, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है। ओके, शुरू कर रहा हूं बात वापस से। सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ये कहता है CGST shall be levied on intrastate supply of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST Council। पर रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं आता है, क्वेश्चन हमेशा आपको देगा, क्लियर। वो जो टैक्स लगेगा किस पे लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। वैल्यू हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वैल्यू सर सेक्शन नंबर 15 डिफाइन करेगा। एंड दिस टैक्स शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, भले ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया या लायबिलिटी थी आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो। पर अगर आप पे लायबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यू आर लायबल टू रजिस्टर, पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो भी यू आर अ टैक्सेबल पर्सन और आप पे टैक्स की लायबिलिटी आती है। या चार्जिंग सेक्शन में लिखा है कि टैक्स शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 खत्म होता है अब, पर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ने लिखा है कि सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 में हमने कुछ गुड्स नोटिफाई करी, उस पर अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। तो सर सुनिए, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है, एंड नेचुरल गैस, ये 5 गुड्स पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई है, और इन 5 गुड्स पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली 6 गुड्स, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू और पेट्रोल वाली गुड्स। तो सर घूम लो और झूम लो, इन दोनों पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ये 6 गुड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है, क्योंकि इस पे लेवी ही नहीं होता है। सेक्शन नंबर 9(3) और 9(4) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सेक्शन है, सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 कहता है
कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी एंड सर रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन पर लगेगा एज इफ रेसिपिएंट लगेगा एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और सर सिंस जीएसटी के अंदर सप्लायर कस्टमर से टैक्स लेता है और गवर्नमेंट को पे करता है, पर कुछ केसेस में सिस्टम रिवर्स है जहां पे सप्लायर से टैक्स लेना बड़ा डिफिकल्ट था गवर्नमेंट के लिए, तो वहां गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट को बोल दिया ओ रेसिपिएंट तुम ही डायरेक्टली हमको टैक्स पे करना, सप्लायर को टैक्स पे मत करना। अब जब यहाँ पे सिस्टम रिवर्स कर दिया है, रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ गुड्स और सर्विसेज दोनों नोटिफाइड है, पर आपके सिलेबस में केवल सर्विसेज आती है, इसलिए हम सर्विसेज की लिस्ट पढ़ेंगे, पर वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। गुड्स की लिस्ट हमारे कोर्स में नहीं आती, हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्लियर सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 ये बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और उन रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज करी किससे, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर। और एट प्रेजेंट केवल एक पर्सन नोटिफाइड है, प्रमोटर जिसको हम बोलते हैं बिल्डर, और बिल्डर ने सीमेंट कैपिटल गुड्स या कुछ अदर गुड्स जो हम नोटिफाई करी हुई है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, वो परचेज करिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट बिल्डर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। क्लियर। क्योंकि सप्लायर तो वैसे भी रजिस्टर्ड है नहीं। ओके सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बच्चों ध्यान देना, ईसीओ के प्रोविजंस भी इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं आते, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस सेक्शन का आपके सिलेबस में मैं उतना ही बात करूंगा आपसे। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, यहां पे गुड्स नहीं है, कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, और वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है, किसके थ्रू सप्लाई करी है, ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है, तो वो नोटिफाइड सर्विसेज जो 8% केवल 3 सर्विसेज है, वो अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी को पे करना पड़ेगा, और हाँ उसी को पे करना पड़ेगा, भले उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजंस दिए हुए हैं, टैक्स उसी को पे करना होता है। क्लियर। तो ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और एट प्रेजेंट केवल 3 सर्विसेज कवर है। फर्स्ट सर वैसे लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर नहीं, आपके एग्जाम पर्पस के लिए, पर हाँ जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज जैसे urbanclub.com, प्लम्बर की सर्विसेज, कारपेंटर की सर्विसेज। देन सर goibibo.com, मेकमाईट्रिप.com, इनके थ्रू होटल बुक कराया आपने। सर ओला उबर का आप नाम जरूर सुना होगा, टैक्सी बुक कराया आपने इसके थ्रू। तो ऐसे केस में जो ड्राइवर है, जो टैक्सी ओनर है, वो एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस है, पर वो लायबल नहीं होगा। क्लियर। सर इसमें सप्लायर ही मान लिया जाएगा किसको, ओला को, उबर को, urbanclub.com को, goibibo को, और ऐसे केस में वो ही लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए, और सारे प्रोविजंस उन पे अप्लाई होंगे। अब देखा जाए प्रैक्टिकली तो सर ओला उबर न तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, न सप्लायर ऑफ सर्विस है। क्लियर। सप्लायर ऑफ सर्विस टैक्सी ड्राइवर है, रेसिपिएंट पैसेंजर फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। पर ओला को मान लिया एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और वहां पे सप्लायर माना उसको, और सप्लायर टैक्स पे करता तो उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते, रिवर्स चार्ज नहीं बोलते बच्चों। इसलिए सेक्शन नंबर 9.3 और 9.4 जहां पे रेसिपिएंट लायबल है वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, 9.5 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। सर इसके केस में 9.5 के केस में ईसीओ लायबल है एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ऐसे केस में 9.5 के केस में उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते, रिवर्स चार्ज नहीं बोलते। ये सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब पर बच्चों सर इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट लगता है। एसजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं आता है, पर एब्सोल्युटली सेक्शन नंबर भी सारे के सारे सेम है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के एसजीएसटी एक्ट में जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली सेम। ओके इसलिए अगर आपने सीजीएसटी पढ़ लिया मतलब एसजीएसटी पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट के आपने पढ़ लिए, तभी तो वन नेशन वन टैक्स हुआ। क्लियर। एंड हाँ इंट्रास्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है। सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी का, वो पूरा सेक्शन सेम है जो सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा, वही 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, बस वहां पे इंटरस्टेट सप्लाई है। बच्चों ध्यान रखिएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कैन बी 20%, मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कैन बी 20% फॉर सीजीएसटी,
20% फॉर एसजीएसटी, टोटल करके 40%. सो मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40%, क्योंकि आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. आईजीएसटी लगता है इंटरस्टेट सप्लाई पर. क्लियर? और कोई डिफरेंस नहीं है पूरे सेक्शन नंबर 9 और 5 के अंदर. क्लियर? 9 है सीजीएसटी का, 5 है आईजीएसटी का. बस सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो दे रखा है, वो बोलता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है. देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है, पर कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगेगा. क्लियर? और ध्यान रखना, आईजीएसटी यहां पर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिया हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जब कस्टम लगेगा उसके साथ में आईजीएसटी भी लग जाएगा. ओके, डन. सर, आईजीएसटी एक्ट आपके कोर्स में नहीं आता, पर हाँ सर ये चार्जिंग सेक्शन था, मैंने बता दिया आपको. पर ध्यान रखिएगा, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, जीएसटी लेवी कब होता है? सप्लाई पर. सर, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई. टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई. और सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया है कहां? सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में. दिल थाम के बैठेगा, शानदार पॉइंट आ रहा है आपके सामने. अब सेक्शन नंबर 7 पूरा बहुत शानदार पॉइंट है सर. ये सर ध्यान रखिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, दिल थाम के बैठेगा. बहुत रिवीजन फास्ट होगा, ये वाला फास्ट होगा तभी मजा आएगा, ताकि आप 3-4 बार इनको आराम से सुन पाए, टाइम नहीं लगेगा आपका. ओके सर, बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली. माहौल जमना चाहिए. क्लियर? सर, खुशी मिलनी चाहिए आपको कि अल्टीमेटली पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो गया फास्ट वे में. सरकार, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ये बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स. सप्लाई मीन्स नहीं लिखा, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, बी और सी. सर, क्लोज नंबर ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मतलब सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, सब कुछ कवर हो गया. ये भी एग्जांपल है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. क्लियर? सर, of what? Goods or service or both when such supply is made or agreed to be made. सर देखिएगा, अगर आपने सर्विसेज के केस में एडवांस ले लिया, मतलब यू एग्रीड टू सप्लाई, तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आ जाता, तभी तो जीएसटी लगता है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से. क्लियर? सर्विसेज के केस में. ओके सर, व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन सब कुछ आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, सब कुछ आता है, कुछ नहीं छोड़ा है. तो बाय अ पर्सन, सप्लाई किया बाय अ पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन. सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए. कंसीडरेशन मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड, बट कुछ पाने के लिए आपने कुछ किया है तो ही वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन. ओके सर, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस it should be in the course or furtherance of business. It should be in the course or furtherance of business. तो सप्लाई के स्कोप में होगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं होगा. तो कुल मिलाकर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए कहता है, वापस बोल रहा हूं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके सर, एग्जांपल देता हूं. फॉर अ कंसीडरेशन, योर इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसीडरेशन. फॉर एग्जांपल, सर आपने किसी मंदिर में डोनेशन दिया, भगवान मंदिर में जब आप डोनेशन देते हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी आप भगवान को माने, सब एक ही है. तो सर क्या वो फीस दे रहे हो भगवान को? भगवान प्लीज पास करा देना इस बार. तो क्या फीस है क्या? भगवान ने कोई फीस ली क्या? नहीं, दैट इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन. वो कोई फीस नहीं है, कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी. चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको. मान लो सर्कुलर दिया हुआ इसके लिए, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मंदिर, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह में आपने कोई डोनेशन दिया, और जस्ट उन्होंने आपको थैंक यू कहने के लिए, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, उन्होंने कहीं पर दीवार पर देखना, रूम के बाहर या कहीं किसी बोर्ड पे आपका नाम लिख दिया कि मिस्टर XYZ ने 50,000 रुपए दिए हमको, 2 लाख रुपए दिए, जो भी अमाउंट दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी है. होता ना बेटा, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम दिस पर्सन अ सम ऑफ दिस मच अमाउंट. क्लियर? ऐसा लिख दिया. क्या क्या वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है क्या? आर दे एडवर्टाइजिंग यू? नो सर, वो एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने पैसा नहीं दिया उनको. क्लियर? वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. पर एट द सेम टाइम थोड़ा अलग तरीके से देखिए, अगर ट्रांजैक्शन ऐसा होता, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसने आपसे कांटेक्ट किया और बोला क्या, हम आपका नाम, आपके बिजनेस का नाम, आपका साइन बोर्ड हमारे स्कूल के, हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के इस प्लेस पे लगा देंगे, यहां बहुत सारे लोग आते हैं रोज, आपके बिजनेस का प्रमोशन होगा, मार्केटिंग होगी. क्लियर? और उसने बोला अगर आपको ये बोर्ड लगवाना तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, आपने दे दिए. तो यहां पर नाउ वो इंस्टीट्यूट जो है वो ऑब्लाइज है,
और इट्स अंडर ऑब्लिगेशन टू डिस्प्ले योर नेम, उसकी वजह से उसने पैसा लिया है, तो नाउ वो काम करने के लिए, वो सर्विस देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट वाली सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विस देने के लिए उसने पैसा लिया है, तो नाउ इट इज अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर? अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। ओके, चलो एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं एक आर्टिस्ट हूं हंसो मत ओए सर, मैं एक आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग बनाता हूं, शानदार पेंटिंग। सर वेलकम मूवी देखी होगी अपना, अनिल कपूर की पेंटिंग है, उससे भी शानदार मेरी पेंटिंग होती, कोई देख ले दिमाग खराब उसका। क्लियर? सर वो पेंटिंग बना के मैं बेचता हूं, तो जो पेंटिंग बेचता हूं वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, पर किसी एग्जीबिशन वाले ने मेरे से कांटेक्ट किया कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन कर रहा है, उसमें वो पेंटिंग्स को लटकाएगा, हैंग करेगा, डिस्प्ले करेगा, एग्जिबिट करेगा, और अगर कोई कस्टमर को पसंद आएगी तो मैं बेच दूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा बेटा, वापस ले आऊंगा। तो जब मैं आर्ट एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए पेंटिंग भेज रहा हूं, तो क्या वो सप्लाई हो गया क्या? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। वो केवल भेज रहा हूं एग्जिबिट करने के लिए, और वहां पे अगर कोई पेंटिंग कोई पसंद करता है, आखिर पेंटिंग बनाई मेरी, पसंद तो आई जाएगी बच्चों, माहौल लिखा हुआ उसके ऊपर, तो सर अगर किसने पेंटिंग खरीदी तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। अदरवाइज केवल यहां से एग्जीबिशन में पेंटिंग भेजना विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर? समझे? कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये दोनों तो सर्कुलर थे, मैंने आपको समझा दिए। एक और एग्जांपल, कोई दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो क्या करती है, कुछ दवाई के सैंपल्स एक्स्ट्रा बनाती है, डॉक्टर्स को देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिशियन सैंपल्स गिवन टू डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या सप्लाई है क्या? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, 4 ट्रांजेक्शंस शेड्यूल 1 में कवर किए, हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए। वो 4 ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो भी सप्लाई के स्कोप में आते हैं, पर वो 4 ही आते हैं, बाकी विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। प्लस सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका एग्जांपल, मान लो सर मैं मोबाइल बेचने का बिजनेस है मेरा, मैंने मोबाइल बेचा है, लोगों को मोबाइल खरीदा है, बेचा है, दैट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर आप लोग सबके पास आज की तारीख में मोबाइल है, आपका पर्सनल गुड्स है, आपने मोबाइल नया खरीदना था, आपने मोबाइल बेच दिया पुराना, क्या सप्लाई है क्या? इज इट इन योर कोर्स और बिजनेस, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो, तो इट इज नॉट सप्लाई फॉर यू, इट मे बी सप्लाई फॉर मी बिकॉज आई एम इन दी बिजनेस ऑफ सप्लाइंग मोबाइल्स। क्लियर? समझे? तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सेकंड, मैंने अपने मान लो घर की ज्वेलरी बेच दी, पर्सनल गुड्स बेच दी, दैट इज नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर यही अगर कोई ज्वेलर है, ज्वेलरी का शोरूम है, वो अगर ज्वेलरी बेचता है तो सप्लाई के स्कोप में आता है, भले सेकंड हैंड ज्वेलरी हो या नई ज्वेलरी बेटा। हाँ है ना माहौल? तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एज पर क्लोज नंबर ए। क्लोज नंबर बी बोलता है कोई बात नहीं, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, फिर भी अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगी। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा। एग्जांपल, Netflix.com जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उससे आपने कुछ वीडियो सब्सक्राइब किए, पेड सब्सक्रिप्शन था बेटा वो, तो सर आउट ऑफ इंडिया की कंपनी से आपने सर्विसेज इंडिया में लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले आपने बिजनेस के लिए नहीं ली तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा साहब। क्लियर? क्लोज नंबर सी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए it should be for a consideration plus in the course or furtherance of business. Clause B, import of services for a consideration, भले ही बिजनेस के लिए नहीं हो। क्लोज नंबर सी, कोई बात नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो भी 4 ट्रांजेक्शंस which are covered in schedule 1 will constitute supply although those are without consideration। उसमें 4 पैरा लिखे। फर्स्ट पैरा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। अगर किसी, सर फॉर एग्जांपल मैंने 10 लैपटॉप परचेज किए, उनके परचेज में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और उन 10 लैपटॉप को मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिए, तो सर सिंस उन असेट्स के परचेज में मैंने आईटीसी लिया है, अब उनको डोनेट किया तो सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे, क्योंकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके किसी को डोनेट कर दो, वाह भाई होशियार आप अकेले हो क्या, इसलिए सप्लाई के स्कोप में डाल दिया। सेकंड, supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। सर फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बनाने की बिजनेस में हूं, आई एम अ सप्लायर ऑफ दिस पेन्स, और ये पेन मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को बेचा है विदाउट कंसिडरेशन, उसको दे दिया मैंने। क्लियर? रिलेटेड पर्सन को इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि पेन में बिजनेस करता हूं बेटा। क्लियर? तो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। प्लस
डिस्टिंक्ट पर्सन, सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पर, सेम पर्सन के जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। जैसे मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में, दूसरा ब्रांच भी महाराष्ट्र में, तो मेरी चॉइस है कि दोनों का मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लूं या दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले लूं। दोनों का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, प्लस क्योंकि पैन नंबर सेम होता है, प्लस अगर मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में और एक ब्रांच कहां है? मध्य प्रदेश में, तो डेफिनेटली मेरे को दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने ही पड़ेंगे। जितने स्टेट में मेरा ब्रांचेस है उतने स्टेट में मेरे को अलग नंबर लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है बच्चों। क्लियर? तो ऐसे केस में सेम पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन ने आपस में कोई भी गुड्स सप्लाई कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आ जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है। जैसे ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द स्टॉक सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। तो सर अगर क्वेश्चन कभी बोलता है इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया स्टॉक का, तो सर सोचना ही मत कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं, क्योंकि इंटर स्टेट है मतलब एक ब्रांच एक स्टेट में, दूसरी ब्रांच अदर स्टेट में, और दोनों अलग अलग स्टेट में अगर है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है ही है। और डिस्टिंक्ट पर्सन ने अगर आपस में कोई भी गुड्स ट्रांसफर किया है तो सप्लाई के स्कोप में आता है, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। और अगर विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर है तो वहां चेक कर लेना क्या दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सर वो केवल ब्रांच ट्रांसफर हुआ विद इन द स्टेट, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई नहीं हुआ है। ओके, साथ ही साथ तीन सर्कल होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट, सर मान लो मेरी एक एयरलाइन कंपनी है बेटा, सर इंडिगो एयरलाइंस, मंगल एयरलाइंस। सर अब क्या हुआ, मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक है दिल्ली में, रजिस्टर्ड है बेटा। कुछ एयरक्राफ्ट मेरे महाराष्ट्र ब्रांच के नाम पर ले रखे, कुछ एयरक्राफ्ट मैंने दिल्ली ब्रांच के नाम से परचेज किए हुए। अब दिल्ली ब्रांच के जो एयरक्राफ्ट थे उसके कुछ इंजन खराब है, कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स रिप्लेस करने हैं। एक फ्लाइट उड़ रही थी, रास्ते में इंजन बंद, खत्म। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, अब इंजन खराब है, पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब है, पर वो पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा पड़े हैं कहाँ? महाराष्ट्र ब्रांच पे, मुंबई ब्रांच पे। तो मैंने क्या किया, मुंबई ब्रांच से वो कुछ इंजन पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर कर दिए, उन्होंने वहां पे एयरक्राफ्ट में यूज कर लिए और माहौल बन गया। तो ऐसे केस में जब मुंबई ब्रांच ने इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है गुड्स का, पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का, इंजन्स का, तो यस वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आ जाएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा, जीएसटी लगेगा सब। क्लियर? अच्छा, मुंबई ब्रांच ने जब उन पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन्स को किसी और से परचेज किया होगा तो परचेज पे जीएसटी पे किया होगा। अब वो ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है, अगेन सेल मान रहे, उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? डन। चलिए एक और बात, सेकंड सर्कुलर में इसी से कनेक्ट कर देता हूं। अब सर मैंने जब वो पार्ट्स, कंपोनेंट्स से एक्सेसरीज मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच भेजी होगी तो कैसे भेजी होगी? ऐसे फेंक दी होगी, उड़ता पंजाब, उड़ते हुए डायरेक्ट वापस पहुंच गया दिल्ली, ऐसा माहौल? सर नहीं, सर मैंने डेफिनेटली उसको किसी व्हीकल में रखा होगा, ट्रक वगैरह में, या ट्रेन से भेजा होगा, या मैंने किसी और लोडिंग व्हीकल से भेजा होगा, या किसी एयरक्राफ्ट से भेजा होगा, कुछ ना कुछ कन्वेंस यूज किया होगा। तो ट्रक वगैरह जो थी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें मैंने उस पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन को रख के दिल्ली भेजा, वो ट्रक उनको अनलोड करके वापस आ जाएगी बेटा। अब वो ट्रक जो थी ना, वो मान लो मुंबई ब्रांच की थी, तो क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? These are mode of conveyance, जस्ट वो ट्रांसपोर्ट कर रहे गुड्स को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, वो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं हुआ है, वो तो गुड्स को अनलोड करके वापस आने वाला है, तो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। हाँ, मैंने परमानेंटली वो मोड ऑफ कन्वेंस, जो ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल जो भी था वो भी परमानेंटली वही दे दिया, मुंबई ब्रांच का ट्रक परमानेंट तुम ही रखो साहब, तो सप्लाई के स्कोप में होता, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सेकंड, अब जो ट्रक या मोड ऑफ कन्वेंस दिल्ली ब्रांच गया था, उसी कुछ ट्रक में कुछ खराबी थी और ट्रक के अंदर, ट्रक का शानदार मैकेनिक दिल्ली ब्रांच के पास था, दिल्ली ब्रांच ने उस ट्रक का रिपेयरिंग कर दिया, कोई फीस नहीं लिया। अब मुंबई ब्रांच की ट्रक का रिपेयरिंग किया है दिल्ली ब्रांच ने, तो सर दिल्ली ब्रांच ने सर्विसेज दी मुंबई ब्रांच को विदाउट कंसिडरेशन, तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर सर्विसेज सप्लाई करिए डिस्टिंक्ट पर्सन को, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, रिपेयरिंग सर्विस पे जीएसटी लग जाएगा, बस। क्लियर? वरना मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं हुआ है। जैसे कई बार डायरेक्टर्स वगैरह भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, तो क्या कार सप्लाई हो गया क्या? नहीं भैया, वो सप्लाई नहीं किया आपने, वो तो टेम्पररी केवल ट्रांसपोर्ट होकर वापस आ जाएगा बेटा। क्लियर? डन। तो मोड ऑफ कन्वेंस अगर केवल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच और वापस से वो ट्रक वगैरह या मोड ऑफ कन्वेंस वापस उस ब्रांच पे आने वाला, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। थर्ड, सर मान लो हमारा हमने एक ऐसा मशीन बना, हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कंपनी है, बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज की मशीन्स को हम रिपेयरिंग करते हैं। अब बड़े बड़े प्लांट को रिपेयरिंग करना, तो प्लांट तो खोल के हमारे यहाँ लाएंगे नहीं, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक ट्रक में कई सारी मशीन्स वगैरह फिट करी हुई, रिपेयरिंग की क्रेन वगैरह सब कुछ, और जिस क्लाइंट का ऑर्डर आता है वहां पे हम वो ट्रक लेके पहुंच जाते हैं,
और वहीं पे रिपेयरिंग करके वापस आ जाते हैं बच्चों। अब हमारा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है गुजरात में। गुजरात ब्रांच भी ये काम करता है, महाराष्ट्र ब्रांच भी ये काम करता है। खुद ने अपनी अपनी ट्रक परचेज करी हुई है, खुद ने अपने अपने मशीन वगैरह लगाई हुई है, पर गुजरात ब्रांच की सारी ट्रकें, सारी जो मशीन थी वो ऑक्यूपाइड है, और वहां पे एक और कंपनी का बड़ा ऑर्डर आया है, और महाराष्ट्र ब्रांच में एक मशीन इस तरह की एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या किया, वो जो मशीन ऑन व्हील थी बेटा, वो ट्रक एक ब्रांच से, महाराष्ट्र ब्रांच से गुजरात ब्रांच भेज दी। अब वो तो टेम्पररी गई ना वापस आने वाली ट्रक, तो ट्रक तो सप्लाई नहीं हुआ है, पर उसमें जो कंज्यूमल थे, जो कंपोनेंट्स जो कंज्यूम हो जाएंगे रिपेयरिंग के टाइम पे, वापस नहीं आएंगे, तो एक तरह से वो कंज्यूमेबल्स हमने परमानेंटली भेज दी। कहां पर, गुजरात ब्रांच में। तो कंज्यूमेबल केवल सप्लाई के स्कोप में आएंगे, बाकी ट्रक, क्रेन, स्पेयर मशीन ये सब सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। क्लियर, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, वहां पे भेजा नहीं परमानेंट हमने। ओके, सप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर यहां पे एक एक्सेप्शन दिया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। देखो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड के डेफिनेशन में आते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी गुड्स सर्विस सप्लाई किया है विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। पर यहां पे एक लिमिट लगा दी कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए हैं अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर। पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर, एग्जांपल देता हूं मैं इसका। सर, सर्कुलर भी दिया है, वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दी है, बेची नहीं है, वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दी है, उसको सप्लाई मान लेंगे, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, जीएसटी पे करना पड़ेगा। एग्जांपल, कब माना जाएगा कि एजेंट ने सप्लाई किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टू द कस्टमर, जब कस्टमर एजेंट के पास आया, भले वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो, कमीशन एजेंट हो, ऑक्शनियर हो, डेल क्रेडिटर एजेंट हो, कोई भी एजेंट हो, अगर कस्टमर एजेंट के पास गया, एजेंट ने जब गुड्स दिया कस्टमर को, तब जब बिल इश्यू किया होगा टैक्स इनवॉइस, वो किसके नाम का इश्यू किया? अगर एजेंट ने खुद के नाम का बिल इश्यू किया है, मतलब एजेंट बेच रहा है कस्टमर को, अब एजेंट कस्टमर को बेच रहा, तो एजेंट के पास गुड्स आया कहां से? तो ये मान लिया जाएगा जब प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा था एजेंट को, तो प्रिंसिपल ने गुड्स बेच दिया एजेंट को, तो सर प्रिंसिपल के ऐसे जब गुड्स जाएगा एजेंट के यहाँ पे, तो उसको सप्लाई के स्कोप में मान लेंगे और जीएसटी लग जाएगा। और सर, उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एजेंट ले लेगा, और एजेंट जब गुड्स बेचेगा कस्टमर को, खुद के नाम का टैक्स इनवॉइस इश्यू कर रहा है, जीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए वो प्रिंसिपल के बिल का जो जीएसटी था उसका आईटीसी यूज कर लेगा। क्लियर, डन। सर, पर अगर सेकेंड केस, अगर एजेंट कस्टमर को जो बिल इश्यू कर रहा है उसमें खुद के नाम का बिल इश्यू नहीं कर रहा, वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, तो प्रिंसिपल ने अपना बिल बुक, एक इनवॉइस बुक भेज दिया, कहा एजेंट के यहां पर। क्लियर, वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया उस प्लेस को। अब सर, एजेंट क्या कर रहा है, जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, तो प्रिंसिपल का ही बिल इश्यू कर रहा है, तो सर ऐसे केस में कस्टमर को गुड्स बेचा किसने? प्रिंसिपल नहीं। तो प्रिंसिपल ने जब एजेंट क्या गुड्स भेजा, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। जब प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू हो रहा है कस्टमर को, तभी सप्लाई हुआ है माना जाएगा। और ऐसे केस में जब एजेंट अपना केवल कमीशन का बिल लिखेगा प्रिंसिपल पर, केवल वही सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। अदरवाइज प्रिंसिपल के ऐसे जब एजेंट क्या गुड्स जाएगा, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे एजेंट इज नॉट अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टू द कस्टमर। क्लियर, डन। सर, अच्छा, इसका एक और सर्कुलर था, ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो एजेंट होते हैं वेयर दे आर इश्यूइंग द इनवॉइस इन देयर ओन नेम, तो ऐसे केस में उस एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। इस पर सेक्शन नंबर 24, वहां पे 20 लाख का बेनिफिट उसको नहीं मिलता है। क्लियर, ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर अगर वो एजेंट एक्सक्लूसिवली एग्जाम गुड्स ही बेच रहा है, जैसे कोई एजेंट है किसका, ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर या एजेंट कोई भी है किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल पर जीएसटी एग्जम्प्ट है मान लो, तो सर वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम गुड्स ही अगर बेच रहा है प्रिंसिपल की बिहाफ पे, तो गुड्स तो वैसे भी एग्जम्प्ट है और एग्जाम गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर, डन। तो ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके सर, एक और सर्कुलर दिया था डेल क्रेडिटर एजेंट का, डीसीए। डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है बच्चों, वो कस्टमर को जब गुड्स बेचता है तब उनको एक क्रेडिट पीरियड दे देता है, उधार, जैसे 2 महीने का उधार दे दिया, पर प्रिंसिपल को प्रॉमिस करता है तेरा पेमेंट तो मैं तेरे को आज ही कर दूंगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, एक तरह से गुड्स खरीद रहा है कौन, कस्टमर, पर पेमेंट आज नहीं कर रहा है वो, और पेमेंट कस्टमर के बिहाफ पे एजेंट प्रिंसिपल को आज ही दे रहा है, तो उसके बदले में वो प्रिंसिपल एजेंट को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है। क्लियर, ये एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है किसकी, एजेंट की। तो ऐसे केस में सर जीएसटी का क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। सर क्या होता है ऐसे केस में, जब वो उधार देता है 2 महीने का या जो भी टाइम का कस्टमर को, तब एजेंट कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी रिकवरी करता है। उस इंटरेस्ट को वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उस इंटरेस्ट पे जीएसटी है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो सर उसमें 2 केस, फर्स्ट
अगर एजेंट कस्टमर को इनवॉइस इशू कर रहा है खुद के नाम का, मतलब एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में कस्टमर से जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया है वो इंटरेस्ट वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा एज पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी, और उस इंटरेस्ट को भी वैल्यू में इंक्लूड करके जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एजेंट ही गुड्स कस्टमर को सप्लाई करता है और कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस अगर आप कोई इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो वो वैल्यू के स्कोप में आ जाता है। पर अगर इस केस में डेल क्रेडिटर एजेंट कस्टमर को जो बिल इश्यू कर रहा है वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा होता, तो सर प्रिंसिपल ने बेचा है गुड्स कस्टमर को, क्लियर, और वो जो कस्टमर वो एजेंट को दे रहा है क्या, वो इंटरेस्ट, क्लियर। तो एक तरह से एजेंट ने केवल लोन दिया है कस्टमर को, लोन के बदले में इंटरेस्ट अगर आता है तो वो एग्जम्प्ट होता है जीएसटी में, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे केवल वैल्यू ऑफ गुड्स पे ही जीएसटी लगेगा बेटा, क्लियर, डन। ये डेल क्रेडिट एजेंट वाला वाह सर्कुलर भी माहौल सरकार। आइए पॉइंट शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3 में एक और पॉइंट है सर। फर्स्ट तुमने बोला प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इसका वाइस वर्सा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। आप मेरे बिहाफ पे गुड्स परचेज कर रहे हो, आप एजेंट हो और मेरे को सप्लाई करो प्रिंसिपल को, और सर जो सप्लायर वो बिल बना रहा है आपके नाम का, तो एक तरह से उससे आपने परचेज किया और आप मेरे को बेच रहे हो, तो आपके यहाँ से जब मेरे यहाँ पे आएगा तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, बिकॉज आपके नाम का बिल बन के आया है सप्लायर के यहाँ से, तो एक तरह से आपने उसे परचेज किया और आप मेरे को बेच रहे हो। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। यहाँ मान लेंगे एजेंट ने प्रिंसिपल को बेचा है गुड्स, क्लियर। पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट या आपका रिलेटेड पर्सन आपको सर्विसेज दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। एग्जांपल सर अगर आपका भाई आउट ऑफ इंडिया वो आपको लीगल सर्विसेज दे रहा है इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा वो आपका ब्रदर भले रियल ब्रदर वो रिलेटेड के पर्सन के स्कोप में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रिलेटेड पर्सन आपका ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स तभी आते हैं जब वो आप पे फुली डिपेंडेंट हो, क्लियर। वो खुद लीगल कंसल्टेंट है तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बुक में भी दे रखा है मैंने आपको, ओके। तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा अगर इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन है, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्लियर, डन। सर ये था आपका पैरा नंबर 4 शेड्यूल 1 खत्म होता है। अब ये था सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बी और सी खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ए कहता है जो ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है इस पर सबसेक्शन 1, उन ट्रांजैक्शंस में कुछ ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट था कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएंगे। सप्लाई तो है सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से, अब सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, गुड्स के प्रोविजन लगेंगे कि सर्विस के प्रोविजन लगेंगे, उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ए कहता है रेफर करिए शेड्यूल 2, वहां हमने डिफाइन किया हुआ कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, जिन जिन ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट थे। आइए पैरा नंबर 1 इज रिगार्डिंग गुड्स, 7 पैरा टोटल वहां पे। पैरा नंबर 1 इज रिगार्डिंग गुड्स। सर परमानेंट, सर मैंने अगर गुड्स बेच दिया है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड, मैंने गुड्स रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, हायर पे दिया है आपको, सर जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, राइट इन यूज मैंने आपको ट्रांसफर किया है, राइट टू यूज ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर थर्ड, मैंने आपको गुड्स बेचा है बट यहां पे आप मुझे पेमेंट जो कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, हायर परचेज एटसेट्रा, वेयर ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, हायर परचेज इज द बेस्ट एग्जांपल। सर सेकंड पैरा लैंड और बिल्डिंग, मैंने लैंड और बिल्डिंग रेंट पे दिए, लीज पे दिए, लाइसेंस पे दिए, सर ईजमेंट राइट दिए, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया, सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट टू ऑक्यूपाई दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। सर्कुलर भी था एक, सर टेनेंसी प्रीमियम पगड़ी सिस्टम के केस में जो आउटगोइंग टेनेंट चार्ज करता है इनकमिंग टेनेंट से, वो टेनेंसी प्रीमियम राइट टू ऑक्यूपाई दे रहा है बेटा, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा उस पर भी। सर पैरा नंबर 3 जो वर्क, मैंने किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया उसके लिए कोई चार्ज लिया, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। पैरा नंबर 4 बिजनेस असेट्स, सर बिजनेस असेट अगर मैंने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स। सर बिजनेस के असेट मैंने किसी को टेम्पररी दिए फॉर टेम्पररी यूजिंग द गुड्स फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस, मेरे बिजनेस के असेट कोई और यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए या एनी पर्पस अदर देन फॉर बिजनेस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा क्योंकि टेम्पररी मैंने किसी को अलाउ किया है। थर्ड, अगर व्हेन अ पर्सन When a taxable person ceases to be a taxable person, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो सारे गुड्स जिनका मैंने क्रेडिट लिया था वो सब सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आ जाएंगे। ये मान लेंगे मैंने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिए, पर
इसके दो एक्सेप्शन है, अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय माय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, या मेरा बिजनेस मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया और कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, मैं नहीं तो सामने वाला तो टैक्स पे करेगा जब बिजनेस चलाएगा वो। क्लियर। पैरा नंबर 5, यहाँ पे 6 सर्विसेज है, 6 के 6 ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आते हैं। फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर। सेकंड, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सर, मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई है या कॉम्प्लेक्स बनाया है या सिविल स्ट्रक्चर बनाया है या उसका कोई पार्ट बनाया है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्लस मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग बनाया मंगल टावर, मैं एक बिल्डर हूं बेटा। क्लियर। 100 फ्लैट है उसके अंदर, उसमें से 70 फ्लैट बुक हो गए, कुछ कंसिडरेशन रिसीव हो गया, भले 1 रुपए रिसीव हुआ, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे केस में वो 70 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएंगे, 30 फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। 100 में से 70 बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो 70 विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो 70 फ्लैट मैंने जिसके लिए बुक किया उसके लिए बना रहा हूं, इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। 30 फ्लैट बुक ही नहीं हुए तो खुद बिल्डर खुद के लिए बना रहा है बेटा, एक तरह से सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद अगर वो 30 फ्लैट बेचता है तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, वो शेड्यूल 3 में कवर है, उस पर जीएसटी 30 फ्लैट पे नहीं लगेगा। क्लियर। सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है सर? 3 पॉइंट दिए। फर्स्ट, पहले तो ये बोल दिया, पर उससे पहले एक बोल दिया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन है? इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉ। आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ जो है आपके एरिया के, वो अगर बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल यूआईटी, बीएमसी, ये अथॉरिटी ही कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो वही होगा, बात खत्म। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो ऐसे केस में इन तीनों में से किसी का भी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट माना जाएगा। फर्स्ट, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। क्लियर। सर आइए अगली सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में मैंने आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया सर, एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, डिजाइन किया, डेवलप किया, एनहांस किया, इंप्लीमेंट किया, अपग्रेड किया, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क मैंने आपको सर टेम्पररी ट्रांसफर किया है, परमिटिंग द यूज दिया, मेरे को कॉपीराइट का रॉयल्टी मिल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब आते हैं। देन राइट टू यूज मैंने ट्रांसफर किया किसी गुड्स का, हाँ है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देन लास्ट आता है क्या सर? कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे हैं सर, यू हैव अग्रीड टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू डू एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, जैसे नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट वगैरह। सर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसके लिए फाइन पेनल्टी चार्ज कर दिया किसी कंपनी ने, आपसे लिक्विडिटी चार्जेस चार्ज कर लिए, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। क्लियर। ये पैरा नंबर सर 5 खत्म होता है। पैरा नंबर 6 कहता है क्या? 2 सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस, दोनों क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब मैंने किसी के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें मटेरियल भी मेरा है सर, मटेरियल भी मेरा है और लेबर भी मेरी है बेटा, बिल्डिंग बना भी मेरा हूं और उसमें जो माल लग रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए वो भी मेरा है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भले रिपेयरिंग कर रहा हूं, भले नई बिल्डिंग बना रहा हूं या कुछ भी काम कर रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसमें माल मटेरियल लेबर सब मेरा है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और वो सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, उसमें खाना सप्लाई हो रहा है या कोई ड्रिंक सप्लाई हो रही है अदर देन दारू, दारू तो वैसे भी जीएसटी में लेवी नहीं होती है, कोई भी ड्रिंक या कोई भी फूड सप्लाई कर रहा हूं तो गुड्स भी उसमें, सर्विसेज भी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। पैरा नंबर 7 सर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओए ने अपने मेंबर्स को कोई गुड्स बेचा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। सर जैसे कोई क्लब है उसने अपने मेंबर्स को कोई गुड्स बेचा तो गुड्स के सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। अच्छा एक सर्कुलर भी था, वो भी बताता हूं मैं आपको। कोई जॉइंट वेंचर या कोई भी क्लब अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई, सर उसने अपने मेंबर से मेंबरशिप फी ली है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अब उसमें 2 तरह की मेंबरशिप होती है, 2 तरह की चार्जेस होते हैं, 2 तरह की फीस होती है बेटा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, कैश कॉल। अगर वो कैश कॉल रेवेन्यू नेचर का है, मेंबरशिप फी वगैरह है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो कैश कॉल जो है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो नॉन रिफंडेबल, एक तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट है सर। सॉरी, वो जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रिफंडेबल, बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, 1-1 करोड़ सबसे लिया, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया आपने। वो मेंबरशिप फी नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर का फीस नहीं है, वो रिफंडेबल अमाउंट होता है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो दैट इज अ प्योर ट्रांजैक्शन मनी, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। उस 1 करोड़ पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं है। मेंबरशिप फी जो होती है रेवेन्यू नेचर का, जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू नेचर का जो कैश होता है उस पर जीएसटी लगता है। क्लियर, डन। अच्छा अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया अंडर लीज तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, पर इस केस में तो सर वो टेम्पररी आ रहा है, लीज पे आ रहा है बेटा, रेंट पे आ रहा है, तो उस पर कस्टम नहीं लगता है, पर एट द सेम टाइम वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, आईजीएसटी लग जाएगा उस पर बेटा। क्लियर। चलिए एक और बात, टेनेंसी प्रीमियम की बात तो मैं आपसे कर चुका था बच्चों वैसे भी। ओके सर
ये सर्कुलर्स की मैंने बात करी सर रिगार्डिंग सारे शेड्यूल 2 में जो भी पॉइंट रिकवर थे, जो भी पॉइंट कनेक्टेड थे, मैंने कवर कर लिए। अच्छा आइए सर सेक्शन नंबर 7 सप्लाई के स्कोप में सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, सबसेक्शन 1 ए पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी में कवर है, क्लोज नंबर ए कहता है वो सारे ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 3 में कवर है। शेड्यूल 3 में क्या कवर है बेटा? सर वैसे तो एक्चुअली नो ट्रांजेक्शन कवर है, पर सर आपके कोर्स में केवल 6 ट्रांजेक्शन आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शन जो थे वो आईजीएसटी एक्ट और कस्टम से रिलेटेड थे, जो आपके सिलेबस में नहीं आते, इसलिए 6 ट्रांजेक्शन की बात करूं मैं। शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शन 2000 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दी है एम्प्लॉयर को, तो वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है, मतलब सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता। एग्जांपल देता हूं मैं मान लो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, आप मेरे को सैलरी दे दो, सैलरी पे जीएसटी नहीं है। चलो इस पे एक सर्कुलर था डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। सर डायरेक्टर के जो रोल होते हैं बेटा, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है, वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की कैपेसिटी में उसको पैसा मिल रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर मान लो कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में कोई काम नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में जो उसको फीस मिल रही है वो प्रोफेशनल फी है। डायरेक्टर सेटिंग फीस, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए फीस मिला है, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर मिला है, तो सर जिसपे प्रोफेशनल फी वाला टीडीएस करता है उस पे जीएसटी लगेगा। और खास बात वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं है, सप्लाई के स्कोप में आएगा, प्रोफेशनल सर्विस दी डायरेक्टर ने कंपनी को, जीएसटी लगेगा। और खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिडेंट जो कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अच्छा कोई होल टाइम डायरेक्टर भी अगर है और उसने अगर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कोई काम किया और इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अदर देन सैलरी आपने कुछ प्रोफेशनल फी पे करी जिस पे टीडीएस कटा अंडर सेक्शन नंबर 194 जो प्रोफेशनल फी का होता है, तो ऐसे केस में उस प्रोफेशनल फी पर जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? कंपनी टैक्स पे करेगी बेटा, हाँ है ना? ओके सरकार आइए सेकंड पैरा हम क्या पढ़ रहे बच्चों? शेड्यूल 3 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड ट्रांजेक्शन सर कोर्ट फी, अगर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल, और सर भले हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या आर्बिट्रल सॉरी या भले वो सर इनकम टैक्स में से आईटीएटी होता है, जीएसटी के अंदर जीएसटी होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, नॉट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अलग चीज होती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके सर अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन्होंने जो भी सर्विसेज ली है उसके लिए इन्होंने कोर्ट फी चार्ज किया, उस कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं है। एक सर्कुलर इसके रिगार्डिंग में था सर, कंज्यूमर कोर्ट का आपने नाम सुना होगा, टेक्निकली उसको बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। उसने जो फीस चार्ज करी भले वो कोर्ट नहीं है, पर सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी जो काम करता है उसके फंक्शन सारे कोर्ट जैसे होते हैं, उसको सारी पावर और अथॉरिटी कोर्ट जैसी दे रखी है, इसलिए उसने जो फीस चार्ज करी उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी कोर्ट फी के स्कोप में आएगा, जीएसटी लेवी नहीं होगा। सर थर्ड पैरा, सरकार देश के नेता लोग इन जो भी फीस चार्ज करी है, इनको जो ऑनररी मिलता है इन दी कैपेसिटी ऑफ नेता, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। फर्स्ट 3 कैटेगरी ऑफ नेता दिए, फर्स्ट सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलएज, देन स्टेट आपके पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और अदर लोकल अथॉरिटीज के मेंबर्स जो पार्षद वगैरह होते हैं, इनको जो ऑनररी मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर सेकंड पॉइंट, सर ऐसी कोई बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आप मेंबर हो, डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, कोई पोस्ट है, उस पोस्ट की वजह से आपको कोई ऑनर मिल रहा है, उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, सर मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके आप मेंबर हो, डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, उस मेंबरशिप उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई फीस मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड कैटेगरी है क्या सर, अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, और उस बॉडी में आप डायरेक्टर, मेंबर, चेयरमैन, इस तरह की कोई पोस्ट आपके पास है और उस पोस्ट की वजह से कोई पैसा अगर आपको मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई, सर इसके आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, द प्रेसिडेंट हो, तो उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई फीस मिल रही है, कोई ऑनररी मिल रहा है, तो उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं हो वाकई। क्लियर? पैरा नंबर 4 अंतिम सेवा, सर सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, सर उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा नंबर 5 सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट 70 फ्लैट्स, याद है 70 फ्लैट्स, अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, याद है क्या, बिल्डर ने जो फ्लैट बनाया 100 फ्लैट में 70 बुक हो गए तो 70 सप्लाई ऑफ सर्विस में आएंगे, पर बाकी 30 सेल ऑफ बिल्डिंग, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएंगे। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5 क्लोज बी ऑफ
शेड्यूल 2 मतलब 70 फ्लैट छोड़ दो सर, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बुक हो गए उसको छोड़ दो, बाकी फ्लैट्स अगर आपने बेचे हैं, बाकी बिल्डिंग या लैंड अगर आपने बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। पैरा नंबर 6, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, सटोरियो। सर सट्टा खेला आपने, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, तो इसके केस में जितने अमाउंट का अपने सट्टा खेला है सर, इस पे सर्कुलर का ध्यान रखना, वो भी कवर कर रहा हूं मैं। जैसे हॉर्स रेसिंग, बैटिंग, सट्टा खेला आईपीएल की मैच में आपने 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। 1 लाख पर ओवर एंड अबव 1 लाख टैक्स और लगेगा। 28% टैक्स की रेट है। वैसे टैक्स की रेट आपको याद करने की जरूरत नहीं, पर बता रहा हूं जो बैट वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर सर? लॉटरी टिकट, जो आपने लॉटरी टिकट परचेज किया है 100 रुपए का लॉटरी, मालामाल वीकली की माहौल हो जाए, लॉटरी खुल जाए तो सर, तो ऐसे केस में लॉटरी टिकट जो जिस पर्सन ने लॉटरी टिकट बेचा है आपको, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और उस 100 रुपए पे टैक्स लगेगा, पर वो लॉटरी टिकट के केस में वैल्यू इज इंक्लूसिव जीएसटी। वैसे इसके रूल्स वैल्यूएशन के आपके सिलेबस में नहीं आते, बस जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया बेटा मैंने। क्लियर? तो बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी सप्लाई के स्कोप में आएगा, बाकी इसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। शेड्यूल 3 खत्म होता है। अब 3 ट्रांजेक्शन और लिखे थे पर सिलेबस में आपके नहीं आते, तो मैंने उतना ही बताया जितना आपके कोर्स में आता है। ओके, ये शेड्यूल 3 के रिलेटेड पॉइंट्स थे। सर्कुलर मैंने कवर कर लिया, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वाला। ओके सर, एक और बात सर ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटीज लेंडिंग सर्विसेज, सिक्योरिटीज लेंडिंग सर्विसेज, जस्ट एक सर्कुलर था जो बता रहा हूं मैं आपको, शेड्यूल 3 से रिलेटेड नहीं है। क्या होता है, सेबी के स्कीम के हिसाब से सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। उसमें मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के 1 लाख शेयर है जो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किए। मैं चाहूं तो वो ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएट के थ्रू वो सिक्योरिटीज किसी को लेंड कर सकता हूं, किराए पे दे सकता हूं। एक तरह से मैंने लेंड किया तो लेंडिंग फीस चार्ज किया होगा बोरोवर से, तो जो लेंडिंग फीस दिया है बोरोवर ने उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज बेचा नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी नहीं है, पर लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी है। क्लियर? उस पर जीएसटी लगेगा। इंटरमीडिएट ने जो कमीशन चार्ज किया, जो उसकी ब्रोकरेज चार्ज करी, उस पर भी जीएसटी लगेगा। और खास बात, जो बोरोवर ने लेंडिंग फीस दिया है लेंडर को, उस पर जीएसटी लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोरोवर लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? डन। ये एक सर्कुलर था। एक और पॉइंट छोटा सा है सर्कुलर के रिगार्डिंग। सर आप देखिएगा गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे गुड्स व्हीकल्स वगैरह सीज कर लेती है। अब वो सीज करके करेगी क्या? गवर्नमेंट ऑक्शन करके बेच देती बेटा। तो जब ओल्ड गुड्स, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड व्हीकल्स जो सीज किए होते हैं, जब गवर्नमेंट बेचती है इनको ऑक्शन के थ्रू, तब अगर जो परचेज करने वाला पर्सन वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो क्या होगा, सप्लाई तो है ना बेटा, क्योंकि दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, तो टैक्स लगेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट को ही इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। क्लियर? डन। ओके चलिए सर, हम पढ़ते क्या, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2, जहां पे लिखा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लोज ए पढ़ा, शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन हमने पढ़ लिए 6 पैराज। क्लियर? अब क्लोज में बी पे आ रहे हैं। क्लोज में बी बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन ट्रांजैक्शंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी परफॉर्म करता है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। और एट प्रेजेंट 2 ट्रांजैक्शन नोटिफाई किए, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अगर कोई एक्टिविटी जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, जो नॉर्मली होता है किसका, जो किसका काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम, और आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो काम लिखे है, जो होता है पंचायत के काम, वो फंक्शंस जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को अलॉट किए हुए हैं, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए जो फीस चार्ज करी, दैट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? सेकंड ट्रांजैक्शन सर, दारू के ठेके। यस, मजा आ रहा है जिंदगी में, दारू का नाम लेते ही लोगों को तो नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ना चाहिए आपको पढ़ाई का, तो जाके मजा आएगा, अंदर से खुशी मिलेगी आपको। सर माहौल बनना चाहिए। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लाइसेंस देता है लिकर सर्व करने का। ऐसे ही कोई दारू नहीं बेच सकता है, लिकर सर्व करने का लाइसेंस होगा, वही रेस्टोरेंट या वही दुकान वाला दारू बेच सकता है। तो एल्कोहल लिकर सर्व करने के लिए लाइसेंस फी चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी लाइसेंस दिया है, तो उस लाइसेंस फी पे जीएसटी नहीं लगेगा। केवल सर्कुलर देके बोला केवल यही लाइसेंस फी है जिसपे हमने जीएसटी एग्जाम किया है। जीएसटी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, अदरवाइज अदर लाइसेंस फी के लिए हमने बात नहीं करी है। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस फी चार्ज करता है टू गिव द लाइसेंस टू सर्व द लिकर, तो ऐसे केस में उस लाइसेंस फी पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? ये खत्म सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 पूरा। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है
कि वो चाहे तो नोटिफाई करके बता सकता है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। अगर कभी झगड़ा होता है तो पर एट प्रेजेंट कोई भी नोटिफिकेशन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 में इश्यू नहीं हुआ। क्लियर, डन। ये पूरा सेक्शन नंबर 7 सप्लाई का डेफिनेशन पूरा। भारत माता की जय। एक एक पॉइंट, एक एक सर्कुलर, एक एक पॉइंट खत्म होता है। अब आइए सेक्शन नंबर 8 हम पढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का। सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, whenever more than one supplies are made together, and whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं नेचुरली बंडल्ड सप्लाई, और नेचुरली बंडल्ड सप्लाई को बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में उस पूरे बंडल में जो प्रिंसिपल एलिमेंट होगा, जो मेन सर्विस होती है, मेन सप्लाई होता है, उसमें क्लासिफाई करते हैं पूरे बंडल को, और पूरे बंडल की जो वैल्यू होती है उस पर रेट ऑफ टैक्स वही लगती है जो प्रिंसिपल एलिमेंट होता है उसकी रेट ऑफ टैक्स। क्लियर। एंड अगर whenever more than one supplies are made together, जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज किया है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो साथ में सप्लाई नहीं होता, तो ऐसे केस में वो मिक्स सप्लाई के स्कोप में आएगा। और मिक्स सप्लाई के केस में उस मिक्सचर में जितनी भी गुड्स या सर्विसेज है उसमें जो हाईएस्ट रेट जिस गुड्स या सर्विस में है, पूरे बंडल को, पूरी कॉम्बो फीस को उस हाईएस्ट रेट से टैक्स लगा देंगे, और हाईएस्ट लायबिलिटी जो आएगी उसमें क्लासिफाई करेंगे बच्चों। क्लियर, डन। ये मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। अब कौन सा ट्रांजैक्शन मिक्स सप्लाई, कौन सा ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और हाँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई है तो उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आंसर चेंज होगा बेटा। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल, कुछ सर्कुलर बुक में दे रखे थे, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, कंपोजिट सप्लाई के कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं, कंपोजिट और मिक्स दोनों के। फर्स्ट, जैसे होटल अकोमोडेशन, आप किसी होटल में स्टे करते हो, देखना वहां पे कई बार होटल्स में साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री होता है, और फीस मान लो 10,000 रुपए पर डे। 4 दिन आप गोवा रुके, 40,000 रुपए लगे उस होटल के, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिनर। अब सर वो होटल वाला क्या कर रहा है, होटल अकोमोडेशन सर्विस भी दे रहा है और साथ में रेस्टोरेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा साथ में होता है, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, आप 4 दिन गोवा क्या खाना खाने गए क्या, वो होटल का मेन सप्लाई क्या था, सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विस, तो पूरा 40,000 होटल अकोमोडेशन सर्विस में क्लासिफाई करेंगे, और उस पे जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लग जाएगा बच्चों। क्लियर। भूल जाना कि रेस्टोरेंट सर्विस भी थी। ओके। सेकंड एग्जांपल, मान लो आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, स्वीट शॉप, वहां पे क्या मिलता है भाई, सर मिठाई की दुकान क्या मिलेगा, अरे मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट सब मिलते हैं ना बेटा। मान लो उसने कॉम्बो पैक बेचा, पैक नहीं रहे होशियारी, कॉम्बो पैक, जिसके अंदर कुछ मिठाई भी है, कुछ नमकीन भी है, कुछ बिस्किट्स भी है, कुछ ड्राई फ्रूट भी है, और कॉम्बो बना के उसने दे दिया 2,000 रुपए में, सिंगल प्राइस चार्ज किया है। और सारे गुड्स ऐसे हैं जो सेपरेटली सेल होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अब ऐसे केस में उन चारों गुड्स में जो हाईएस्ट रेट, मान लो चॉकलेट्स पे रेट है 28%, बाकी सब 12 या 18 या 5% का टैक्स मान लो, तो पूरे 2,000 पे 28% टैक्स लग जाएगा मिक्स सप्लाई के केस में। क्लियर, डन। चलो कुछ एग्जांपल और दे देता हूं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, जैसे अपना बुक जो होता है वो प्रिंट होता है बेटा, तो जब वो बुक प्रिंट करते हैं तब पेपर भी उनका होता है, इंक भी उनका होता है, और प्रिंटिंग सर्विस भी उनकी होती है, पर ये कंपोजिट सप्लाई क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, तो बुक, ब्रोशर, कैटलॉग, ये जब प्रिंट कराते हो तो इसमें मेन एलिमेंट, कंपोजिट मेन एलिमेंट क्या है, सर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और पूरा जो फीस चार्ज किया उन्होंने प्रिंटिंग वालों ने उस पर प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। पर अगर आप एनवेलप्स प्रिंट कराते हो, सर आप देखिएगा एनवेलप, या आपने क्या किया है, वॉलपेपर प्रिंट करा है जिसमें आपका लोगो लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है, तो इस तरह के केसेस में सर वहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट जो होता है वो एनवेलप होगा, सर वॉलपेपर होगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रिंटिंग बहुत कम होता है, बहुत कम एलिमेंट प्रिंटिंग का होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद ने सर्कुलर देके बोला है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में जाएगा। जैसे आप किसी दुकान पे गए, वहां पे एनवेलप मिलते बेटा, वो 10 तरह के एनवेलप दिखाएगा आपको, 50 तरह के एनवेलप दिखाएगा, आपको एक डिजाइन पसंद आ गई, अब उस पर बोलते हो कि इस पे आपकी फैमिली का नाम, ऑफिस का नाम लिख दो, प्रिंट कर दो। अब आप उससे पूछते हो कितना रुपए लगेगा, बोला 5 रुपए पर एनवेलप, ₹5 पर एनवेलप, तो दैट 5 इज इंक्लूसिव ऑफ प्रिंटिंग चार्जेस ऑल्सो। क्लियर। तो एंटायर 5 विल बी क्लासिफाइड इन द हेडिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे एनवेलप बेचा हो ये माना जाएगा उसको। क्लियर, डन। ये प्रिंटिंग सर्विसेज का था। अच्छा, अब मान लो बुक्स प्रिंट करके मेरे पास आ गई, अब वो बुक्स मैंने बेचा किसी को, तो वो सेल ऑफ गुड्स में आएगा ना भाई, मैंने प्रिंटिंग सर्विस छोड़ दी, मैंने तो बुक्स बेचा है, सेल ऑफ बुक्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर मेरे से मान लो पब्लिशर ने बुक्स ले ली, सर अब पब्लिशर क्या कर रहा है, बुक प्रिंट करवा के पब्लिशर बुक्स बेच रहा है, तो दैट इज सेल ऑफ गुड्स, उसने मेरे से कॉपीराइट ले लिया, अब बुक्स को प्रिंट करवाया प्रिंटर से, तो प्रिंटर ने जो बुक्स प्रिंट करी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब वो
पब्लिशर बुक्स बेच रहा है तो सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा ये। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सर इसका एक मस्त एग्जांपल दूं क्या? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, बुक में दे रखा मैंने आपको। टायर्स, अरे कभी टायर देखे बेटा आपने? कार के, ट्रक के, बस के, बाइक के देखे? नहीं देखे? तो काम करना, घर से बाहर निकलना, रोड पे जाना, हाईवे रोड पे, मेन जो रोड चलती है उस पर चलना। क्लियर? फिर रोड के बीच में आप सो जाना एक बार। क्लियर? फिर इतने टायर देखेंगे, मजा आएगा आपको, थोड़ी देर बाद टायर दिखना बंद हो जाएंगे। ओके सर तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे टायर आपको दिख रहे हैं, ये जब टायर कुछ दिन बाद पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इनकी ग्रिपिंग खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? इनका रीप्रोसेसिंग होता है, रीफर्बिशिंग, जिसको बोलते हैं रीट्रेडिंग ऑफ टायर। तो जो पर्सन रीट्रेडिंग ऑफ टायर करता है, इसको नया बनाता है, रीफर्बिश करता है, उसमें रबर भी खुद का लगाता है और प्रोसेसिंग भी खुद करता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, पर ये कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है। तो ऐसे केस में सर ये कंपोजिट सप्लाई तो है, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? रबर लगाना, रबर सेल करना इज द प्रिंसिपल, नहीं, इसको नया बनाना इज प्रिंसिपल। सो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई होगा रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। क्लियर? डन। अच्छा, वो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का, उन टायर्स का रीट्रेडिंग करा के मैंने वो टायर ले लिया अपने पास, और वो टायर में बेच रहा हूं, तो सेल ऑफ रीट्रेडेड टायर इज सेल ऑफ गुड्स ऑब्वियसली। क्लियर? डन सरकार, ये खत्म होता है। अब चलो एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। माहौल बन गया है सर, लास्ट पॉइंट। मान लो मेरी एक दुकान है जहां पे मैं फ्रीज बेचता हूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारे, फ्रीज, टीवी, सर यू नो एसी वगैरह, बहुत सारी गुड्स। सर आप आए मेरी दुकान पे, अब आपने मेरे से पूछा ये भी परचेस करना, ये भी परचेस करना, ये भी परचेस करना, 4-5 तरह की गुड्स थी, सारे मैंने आपको बता दी ये प्राइस लगेगा। बिल में सबका प्राइस मैंने अलग अलग लिखा है और आपने वो खरीद लिया। क्या वो मिक्स सप्लाई है? क्या वो कंपोजिट सप्लाई? नहीं, क्योंकि सिंस वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, इंडिविजुअल अलग अलग बेच खरीदते हैं बेटा लोग। क्लियर? वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और सर बिल में सिंस सबका प्राइस अलग अलग लिखा है, देयर इज नो पॉइंट कि वो मिक्स सप्लाई हो, क्योंकि मिक्स सप्लाई तभी होता है जब सिंगल प्राइस चार्ज होता है। सिंगल प्राइस चार्ज किया गया बिल में, नहीं, तो न तो वो मिक्स सप्लाई है, न कंपोजिट सप्लाई। रेस्पेक्टिव गुड्स की वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स की रेट लग जाएगी, बात खत्म। टीवी पे टीवी की रेट लग जाएगी, वॉशिंग मशीन पे वॉशिंग मशीन की रेट लग जाएगी, एसी पर एसी का रेट लग जाएगा, अदर जो गुड्स परचेस की उस पर अदर रेट लग जाएगा। भले ही कस्टमर ने सब मिला के, जैसे बिल था, मान लो अलग अलग गुड्स का अलग अलग प्राइस लिखा, भले बिल एक ही इशू किया, पर सबका वैल्यू अलग लिखा है, सबका रेट लगा दिया, सब मिला के 2,10,000 रुपए बनते हैं, और आपने राउंड ऑफ में 2 लाख रुपए उसको दे दिए, तो आपने राउंड ऑफ पेमेंट किया, उससे कोई कंसर्न नहीं है। बिल जो इश्यू किया सब में अलग अलग वैल्यू लिखी है बेटा, तो दैट इज नीदर मिक्स सप्लाई नॉर कंपोजिट सप्लाई। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय, ये चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म होता है। अब शायद ये रिवीजन लेक्चर्स आपको हेल्प करेगा और माहौल बनता जाएगा। सर जितना हो सके उतनी बार इन रिवीजन लेक्चर को सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, बहुत मजा आएगा आपको और आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।